प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। पेट्रोल आज रात 12 बजे से ₹1.40 और महंगा हो जाएगा। दर्द जरूर होता होगा, लेकिन अब तो ऐसे झटके झेलने की आदत सी हो रही होगी। नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि फिलहाल कुछ बदलने वाला नहीं है। कल कुछ उम्मीद कुछ डर के साथ आपने वित्त मंत्री का बजट भाषण सुना होगा। टीवी चैनलों पर क्या खोया क्या पाया चर्चाएं भी सुनी होंगी। आज सुबह के अखबारों को ध्यान से पढ़ा भी होगा। टैक्स या होम लोन पर कितनी छूट, टीवी फ्रिज गाड़ियां कितनी महंगी, किसानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, कैलकुलेशन क्या होगा कि कहां खर्चे कम करने हैं, कहां अभी काम चल सकता है, क्या खरीद कर सकते हैं और क्या कुछ एक बार फिर से पोस्टपोन करना होगा। माना जा रहा था कि यह बजट आम चुनाव के पहले का आखिरी बजट हो सकता है, इसलिए लोक लुभावन बजट होगा, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा हुआ नहीं। कोई भी इस बजट से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा, न इंडस्ट्री, न आम आदमी, न किसान। तो क्या कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा हुआ? क्या इस बजट के बाद नेताओं के लिए 2014 में वोट बटोरना आसान होगा? चिदम्बरम कह रहे हैं धैर्य रखने, पीएम कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से 8% ग्रोथ करने में सफल रहेंगे। हम भारतीयों को वैसे तो धैर्य रखने में महारत हासिल है, लेकिन अब जरा धैर्य टूटने लगा है। जनता जानना चाहती है कि कब तक धैर्य रखें। चर्चा करेंगे हम प्राइम टाइम में, और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में है। फिलहाल दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ, हम बता दें कौन कौन है हमारे साथ साबिर अली हैं, सांसद हैं जेडीयू के। हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप कुमार हैं, डायरेक्टर हैं डायरेक्ट टैक्स पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के, और हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सांसद हैं। तो अभी फिलहाल हमारे साथ ये सभी लोग जुड़ रहे हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कुलदीप कुमार जी आपसे करना चाहेंगे कि जो अभी हमें दिख रहा है, बड़ा जोड़ तोड़ बहुत कुछ किया है चिदम्बरम जी ने, लेकिन कोई भी इससे खुश नहीं दिख रहा है। क्या कोई भी एक जगह है जहां पर जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा हुआ है? आप इसको ऐसे देखिए कि क्या उनके पास देने के लिए कुछ था, क्योंकि जो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन जैसी है और जैसे हालात हैं, फिस्कल डेफिसिट है या जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है, आज आप बाकी संसार की बाकी अर्थव्यवस्थाओं से भी अलग नहीं है। तो उसके देखते उनके पास हार्डली कुछ था। उनके लिए बड़ा एक चैलेंज था कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी जो आम आदमी की बात है, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले पहला फुल फ्लेज बजट था, तो लोगों की काफी उम्मीदें थी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उन्होंने कुछ ना ही करना बेहतर समझा। और मेरे ख्याल से कि इसमें कोई ऐसे कोई पॉपुलिस्ट स्टेप्स नहीं लिए। मेरे ख्याल से ये भी एक तरह का अच्छा माना जाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि इस बजट के साथ जो फिस्कल कंसोलिडेशन देता है और क्या नीतिगत फैसले जो आपको आगे देखने को मिलेंगे, जिससे कि एक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की परिस्थिति को लाया जाए। यानी कि जो चीज आप कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, वो ये है कि इस बजट को जो अभी उन्होंने पेश किया है उसको आखिरी चीज हम ना समझे, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। और अभी नहीं, इसके साथ मैं कह रहा हूँ कि और आगे जैसे कि आपके इंटरेस्ट रेट हैं या आपकी पॉलिसी में जो कि प्रोसीजरल आपको जल्दी जल्दी क्लियरेंसेस देनी है, उसके बारे में सोचना होगा। जहां तक कि जो टैक्स में जो चेंजेस जैसे लाए हैं उसमें क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी भी जो बजट बना है उसके बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर को आके उनके बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो उद्योग जगत भी देखना चाहता है कि आपके कितनी पारदर्शिता है और क्या पॉलिसी में स्टेबिलिटी सरकार देना चाहती है। क्योंकि अभी अगर अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा वो आपको ज्यादा हर्ट करेगा रादर की जो वाकई में सिचुएशन एक्चुअल में होगी। लेकिन अगर अनसर्टेन एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो भाषण था उसमें सर्टेनिटी तो उसके बाद भी मुझे नजर नहीं आ रही है कहीं भी, किसी भी सेक्शन में। या देखिए, जो उन्होंने बातें कही हैं ठीक है, लेकिन अगर आप देखें जैसे एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या इन्फ्लेशन की जो मार पड़ रही है, जो मध्यम वर्ग का लोग हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कोई राहत देने की जरूरत थी। आप देखिएगा इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो सैलरीड जो वर्किंग क्लास है उनकी इंक्रीमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, उनको बोनसेस इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं, वर्किंग क्लास जो प्रोफेशनल है वो हमेशा मार खाता है। हमारे साथ दो और खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिलहाल रंजना कुमारी जी हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, और परंजोय गुहा ठाकुरता इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परंजोय, आपसे पूछना चाहेंगे, जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कुलदीप, मिडिल क्लास को राहत मिलती तो नजर नहीं आ रही है। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है, हर बार मार उसी पे पड़ती है। आप मध्य वर्ग के लोग के बारे में क्यों सोच रहे हैं? सिर्फ आप आम आदमी के बारे में थोड़ा बहुत सोचिए। आज क्यों लोग परेशान हैं? महंगाई, खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ा है, बेरोजगारी
और हमारे वित्त मंत्री सिर्फ वित्तीय घाटा कम करने के लिए बहुत परेशान हो गए। आम आदमी के लिए वित्तीय घाटा का क्या मतलब होता है उसको समझ में भी नहीं आता है। दूसरी बात है कि वित्तीय घाटा क्यों काम कर रहा है, क्योंकि कुछ विदेशी एजेंसी धमकी दिया कि अरे आपने वित्तीय घाटा कम नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगा। आप कैसे वित्तीय घाटा कम किया? आपका जो प्लान का ऊपर जो खर्चा है, आपका 2012-13 साल में जो आपने बजट में लिया था उसमें से 20% कम कर दिया, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कम कर दिया। आपका एक बहुत अजीब स्थिति में आप है। लोग कम संचय कर रहे, सेविंग्स कम कर रहे, जमात कम हो रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि महंगाई बढ़ रहे हैं। महंगाई जब बढ़ते हैं लोग खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, पैसा कम बचते हैं उनके लिए, इसीलिए निवेश कम हो रहे। और निवेश कम हो रहे इसके लिए आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपका सकल घरेलू उत्पाद जो 9-9.5% बढ़ रहे थे अभी 5% बढ़ रहे हैं। सबसे जो दुख का बात यह है, देखिए आप जो सामाजिक क्षेत्र में अब लोगों को क्या दिखा रहे हैं, आप क्यों कम कर रहे हैं सरकार का खर्चा इस वक्त जब आपका सकल घरेलू उत्पाद नहीं बढ़ रहे हैं। अब 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप डीजल का कीमत बढ़ा रहे हैं, आप दिखा रहे कि हर पेट्रोलियम पदार्थ जैसे रसोई गैस, केरोसिन, डीजल के ऊपर आप इसका सब्सिडी अनुदान आप कम करेंगे, 32,000 करोड़ के आसपास आप कम करेंगे। इसका मतलब क्या है? आपका डीजल का दाम बढ़ाएंगे। अगर डीजल का दाम बढ़ेगा आपका क्या समझते हैं? जो मुद्रास्फीति के ऊपर आप अंकुश लगा पाएंगे। खाद्य सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, आप अनुदान नहीं बढ़ा रहे, आप खाद्य के ऊपर अनुदान नहीं बढ़ा रहे, आप खर्चा कम कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं ये विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, उनको ये बजट का जो नंबर है इसमें जो खेल आप दिखा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहे। लेकिन किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? सब लोग नाखुश है। वही सबसे बड़ी चीज है कि सब लोग नाखुश हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार भी चाहती होगी कि कम से कम अपना वोट बैंक एक जो है उसको कंसोलिडेट कर ले, उसको कम से कम खुश कर ले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या मजबूरी रही होगी, ऐसा लग रहा है आपको? एक कहावत है ना कि जी लोग बोलते हैं कि अच्छे राजनीति और अच्छे अर्थनीति में कोई फर्क नहीं है। दुख का बात है कि चिदम्बरम जी समझ रहे हैं कि ये दोनों अर्थ राजनीति भी है, अर्थनीति राजनीति दोनों अच्छे। मतलब देखिए आने वाले समय बताएंगे और ये भी लोग सोचेंगे कि ये भाई बहुत ही खराब राजनीति है, बहुत ही खराब अर्थनीति भी है। और समय बताएंगे। मगर मेरा भी लग रहा है उन्होंने जो अजम्पशंस किया, मुद्रास्फीति का अजम्पशन, घाटा का अजम्पशन, खर्चा का अजम्पशन, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। आज हर एरिया में आप आने वाले समय बताएंगे और उस समय आप फिर मेरे को याद कीजिए कि हम आज बोल रहे हैं कि ये सारे जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वित्तीय घाटा का लक्ष्य भी है, इसमें कुछ भी नहीं वो मान पाएंगे। जैसे यहाँ पर आज राजनीति करने की जो कोशिश हुई है वो भी अगर आप देखें तो पूरी तरह से हुआ नहीं। हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उनको पहले बाकी लोगों की राय भी हम सुना लें, उनको काफी कुछ एक्सप्लेन भी करना होगा, काफी कुछ जवाब भी देना होगा। लेकिन रंजना जी आपके पास भी, क्योंकि पिछले दिनों जो हमने देखा, जो 16 दिसंबर से जो शुरू हुआ दिल्ली में एक तरह का, अगर हम देखें तो एक मूवमेंट पूरी तरह से खड़ा हो गया, उसको लेकर भी अब हम जो एक जेंडर इक्वालिटी जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की गई। लेकिन हमने जितने लोगों से बात की उनमें से अधिकतर का ये कहना था कि ऑल विमेन बैंक क्यों चाहिए, जो बैंक्स हैं उनको ही मोर एफिशिएंट बनाइए, आप उनको बेहतर करिए और उनको उनसे ही इस तरह की सुविधाएं दीजिए जहां उनको कहीं भी किसी भी तरह से महिलाओं को जाने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज जो सामने निकल कर आई वो ये कि इस तरह के बैंक जो हैं आखिर किस हद तक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पर अभी भी जो एक बड़ा हिस्सा है वो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करता है और वहां पर जो डाक सेवक होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ये एक अलग सा पूरा सिस्टम खड़ा करना मतलब कितना ये मैटर करता है, वैल्यू करता है?
देखिए कुछ तो पॉपुलिज्म और कुछ टोकनिज्म, कुल मिलाकर के महिलाओं के प्रति बजट यहीं आकर उलझ कर रह गया। क्योंकि अगर आप बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहली बात की कोई यूनिक चीज नहीं थी, नई चीज नहीं थी। महिला सहकारी बैंक, अभी हम ग्वालियर गए थे, वहां देख के आए। सेवा बैंक चल ही रहा है, सब जगह बैंक चल रहे हैं। 200 करोड़ 500 करोड़ तक के बैंक चल रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, उसमें आपने अगर 1000 करोड़ दे भी दिया तो आजकल के बड़े बैंक की एक शाखा का जो होता है, जितना उसमें होता है उतना ही कुल मिला के 1000 करोड़ का एक शाखा आपने खोल दी। बट इसकी जगह अगर ये किया गया होता कि जो मेन लाइन कहते हैं ना, जो पूरी वित्तीय ट्रेन का जनाने डब्बे का एक कूपा इन्होंने दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कहां लाभ होने वाला महिलाओं को। ये इंटेंट जरूर दिखाया कि महिलाओं को जो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें शामिल करने की सरकार कोशिश करेगी बैंकिंग के जरिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो छोटा सा जो प्रयास इन्होंने टीनी मीनी पैसा डाल के किया, उससे कितनी महिलाओं को लाभ होगा। और दूसरी बात यह कि इसके करने की जगह अगर ये मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम में ये बात कहते हैं कि हाँ ठीक है, महिलाओं को दिए गए कर्ज पे थोड़ा कम ब्याज की दर की जाएगी, ये कहते कि जो महिलाएं उद्यमी हैं, जो महिलाएं कॉर्पोरेट की महिलाएं हैं, जो बड़े ऋण लेना चाहती हैं, उनको ऋण देने में थोड़ा कुछ सुविधा और आसानी की जाएगी। 30 से 40 नहीं कोलेटर मांगा, 30 से 40% बैंकिंग का हिस्सा महिलाओं को ऋण देने में जाना चाहिए। आज भी नहीं है वो बात। तो ऐसा सब कुछ मेन स्ट्रीम बैंकिंग की जगह उन्होंने बस बड़े एक पॉपुलिस्ट ढंग से कह दिया कि हमने तुम्हारे लिए एक बैंक बना दिया, 8 रुपया पर महिला ये बैंक है ये। तो 8 रुपए में क्या आप खाएंगे, क्या आप नहाएंगे और कौन सा आप उद्योग शुरू करेंगे। तो ये इस तरह की महिला सुरक्षा के लिए जो फंड बनाया गया है, निर्भया फंड, बिल्कुल। और देखिए, आप इस समय दो मूल बातें मैं कहना चाहूंगी, बजट को ध्यान देना चाहिए था। एक तो महिलाओं की सुरक्षा की बात जहां तक है कि उनके, और दूसरी बात महंगाई। क्योंकि देखिए, सुरक्षा में जो जिस तरह से करना, बिना किसी स्कीम के, बिना किसी सोचे समझे 1000 रुपया, चूंकि निर्भया के प्रति सब लोगों का मन में इस समय गुस्सा है, सड़कों पर फूट पड़ा है। आज दिल्ली की सड़क पर आप देखिए कितनी तोड़फोड़ हुई है। तो कुल मिलाकर के उस गुस्से को शांत करने के लिए आपने कह दिया 1000 करोड़ रुपया आप ले लीजिए निर्भया स्कीम के नाम पर। लेकिन किस लिए, क्या आज पुलिस भर्ती बढ़ाने की जरूरत है, महिला पुलिस की, महिला पुलिस थाने उपलब्ध कराने की जरूरत है, जगह जगह सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करने की जरूरत है पुलिस के अंदर, तमाम तरह के खर्चे। और हम लोगों ने 1158 करोड़ का एक बजट पाई गिन करके दिया था सरकार को कि जो आपने एक कानून तो 2005 में बना दिया, महिलाओं पर हिंसा को रोकने का कानून, पर वो लागू नहीं हो रहा है। और उस कानून को लागू करने की जो बात हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर के पास लिख के भी लिखित भेजे थे, प्लानिंग कमीशन मिले थे, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। घर में हो रही हिंसा ही समाज में हिंसा के रूप में पनप रही है और आप उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे ना कोई। तो ये इस तरह की बातें करने से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और लगता है कि सुरक्षा और वही महंगाई का है। आपने हर तरह से सबसे, विमेन ईट लास्ट एंड द लीस्ट, दुनिया भर की रिसर्च ने कहा है कि औरतें, अगर आपका चूल्हा चौके में कम बनेगा तो सबसे कम कौन खाएगा, औरत तो खाएगी। एनीमिक है महिला, बच्चा जनते समय मरती है हिंदुस्तान की महिला दुनिया में सबसे ज्यादा। तो जननी सुरक्षा योजना का पैसा डबल कर देते, क्योंकि हम तो एमडीजी के गोल को भी नहीं पा पाए और वहां भी जाके शर्म हिंदुस्तान को सिर झुकाना पड़ा है। कि हरीश रावत जी, बहुत सारी चीजें हैं और हम शाहनवाज जी के पास, हरीश रावत जी का आप जवाब सुन लें, उसके बाद आपके पास हम आएंगे शाहनवाज जी। हरीश रावत जी, कई सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। आपने जो देखा, बजट सुना, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं जो आपने सुनी, जो चर्चाएं सुनी, खुद भी एनालाइज किया होगा, आप बजट से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं और बहुत अच्छा बजट है। और अब अमूमन सभी अर्थशास्त्रियों ने इसका स्वागत किया है। लोगों ने कहा है कि इसके जरिए जो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। और मैं रंजना जी से एक बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में जितने स्टेप यूपीए की गवर्नमेंट ने उठाए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उतने कुल मिलाकर के, क्योंकि अधिकांश समय हमारी भी सरकारें रही हैं, वो नहीं उठाए गए। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक झाड़ू फेर करके किसी चीज को कह दीजिए कि कुछ नहीं किया जा रहा है महिलाओं के लिए। हाँ, एक बड़ा सवाल है ये, मैं इस बात को समझता हूं। और महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को राजनीतिक रूप से
बराबर की भूमिका में लाना ये एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इसको हमको एक चरणबद्ध तरीके से एड्रेस करना चाहिए। और मैं वित्त मंत्री जी ने जो निर्भया फंड स्थापित किया वो उसमें जो और कदम उठाए जा रहे हैं वो विभिन्न मंत्रालय उठाएंगे। सुरक्षा संबंधी बातों का भार गृह मंत्रालय उठाएगा और जो ह्यूमन इंडेक्स से जुड़े हुए सवाल हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमारी जो महिला कल्याण मंत्रालय है वो देखेगा, बाल कल्याण मंत्रालय देखेगा। मगर पैसे की कमी न रहे, उन्होंने इसके लिए ये कहा कि यदि आप कुछ नई चीजें शुरू करते हैं तो मैं आपके लिए निर्भया फंड स्थापित कर रहा हूं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और 200 करोड़ रुपया उन्होंने जो ह्यूमन इंडेक्स के लिए पहले से पैसा है उसमें 200 करोड़ रुपए का और इजाफा किया। और महिला बैंक को आप इस रूप में क्यों देख रहे हैं? एक शानदार शुरुआत के रूप में देखिए, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होगा आपने नहीं किया है जो ये तो देश में चल रहा था। नहीं चल रहे हैं। कहीं अर्बन वित्त मंत्री ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि अर्बन बैंक्स हैं कई जगहों पर जिनको महिलाएं चला रही हैं। उन्होंने स्वयं उस बात को स्वीकार किया। कोऑपरेटिव में भी हैं, दुग्ध सहकारिता में भी हैं, मगर एक बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक जो पूरी तरीके से महिलाओं 1000 करोड़ में कौन सा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आप जब लाखों करोड़ रुपए की बैंक की एसेट्स हैं आज, आप जरा धैर्य रखें जी। मैं धैर्य पूरे 10 साल रखा जब तक आपकी सरकार चली है। जी महाराज, धैर्य की कमी नहीं है, बहुत अच्छा, धैर्य की कमी नहीं है। अगले 5 साल भी आप धैर्य रखेंगे, सामने ला रहे हैं हम लोग, और अगले 5 साल भी आप धैर्य के साथ हमको सुनेंगे, हमको इसका पूरा भरोसा है। नहीं हरीश रावत जी, आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी, आप अपना जवाब कायम रख सकते हैं। जो एक रूरल एरियाज की बात, हरीश रावत जी एक बात सुन लीजिए, जो रूरल एरियाज की बात हम कर रहे हैं, जो पोस्ट ऑफिस में लोग जमा करते हैं पैसे, वहां पर खासकर पोस्ट ऑफिस जो है जहां पे पैसे जमा होते हैं, वहां 1,54,979 ऐसे ब्रांच है जहां पे लोग पैसे जमा करते हैं। 90% ये रूरल एरियाज में है। और इससे आप लोगों ने नरेगा में जब पैसे नहीं बट रहे थे उस समय इनसे ही आपने मदद ली थी। एक कंपैरिजन है जो कि पाकिस्तान का है, वहां का बता दें, जब ऑल विमेन बैंक वहां पर शुरू हुआ था 14 सालों में सिर्फ 38 ब्रांच है और बहुत ही कॉर्पोरेटाइज्ड फॉर्म है उसका, इसलिए सवाल इस पर जरूर उठ रहे हैं। जी, वो सवाल जिस समय वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक पर जवाब देंगे उस समय इन सब चीजों को साफ करेंगे, जो जनता के बीच में उठाए जा रहे हैं और जो आप लोगों ने उठाए हैं। मगर हमेशा जो एक इनिशियल कैपिटल होती है इस तरीके के बैंक स्थापित करने के लिए, वो कहीं 100 करोड़ कहीं 200 करोड़ होती है, मगर उन्होंने एक साथ 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ठीक है, आगे और भी चीजों पर आपसे हम जवाब लेंगे। क्या और चीजें, क्या उसके डिटेल्स हैं, ये रिजर्व बैंक देखेगा। मैं एक बात हाँ। जी मैं एक बात और आपके सामने स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। हाँ। यदि हम केवल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो मैं सभी विश्लेषकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस बजट के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं बराए मेहरबानी उनको देखिए ना। हमने यहाँ पर हमारे साथ 2 विश्लेषक हैं, रावत जी यहाँ पर 2 विश्लेषक हैं, दोनों से हम जवाब लेंगे। लेकिन पहले मैं शाहनवाज जी से पूछना चाहूंगी कि जो बजट आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, आखिर उसे बीजेपी कैसे देख रहे हैं? दावा कर सकता है जी, बीजेपी उसे, रंजना जी एक मिनट, शाहनवाज जी, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि सारा कुछ बहुत अच्छा किया है चिदम्बरम जी ने, लेकिन आज आपकी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। कहां गलती हुई? आप अगर होते तो क्या करते? देखिए, हमारी पार्टी ने जो कहा है वो तो हम विपक्ष में हैं इनके साथ, और हम कहेंगे तो इनको यकीन होता नहीं है। हम दिन को कहें रात तो ये उसको दिन नहीं बताने वाले हैं। हमारी हर बात इनको बुरी लगती है क्योंकि सत्ता में है, और जब सत्ता में इंसान होता है तो आम आदमी की बात तो बुरी लगती है, लेकिन विपक्ष की बात बहुत बुरी लगती है इनको। लेकिन जो रंजना जी ने सवाल उठाया, जो प्रांजय गुहा ठाकुर साहब ने कहा, वो तो बीजेपी के नहीं है। हम उनकी बात से ही अपने को संबद्ध करते हैं।
सवाल यह है कि आपका सवाल जो हरीश रावत जी से आपने किया, आप इसको इस बजट कैसा कहेंगे, तो ये सवाल किया, ये तो सरकार के मंत्री हैं, बजट जब आया होगा तो कैबिनेट में इन्होंने मोहर लगाई होगी, थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक मिली नहीं, और ये कैबिनेट के सदस्य हैं और ये एनडीटीवी पर आए हैं ये खराब केस के अच्छे वकील बनके, ये अपनी हर खराब केस की पैरवी के लिए आए हुए वकील हैं। तो ये रावत साहब आदमी अच्छे हैं लेकिन बजट इनका बहुत खराब है, इसलिए कई जगह तो पैनल पर कांग्रेस के लोग ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रावत साहब हिम्मत वाले आदमी, पहाड़ के आदमी, तो आ गए, बड़े दिल के लोग होते हैं पहाड़ के, और आ गए डिफेंड कर रहे हैं। ये इस बजट में कोई ऐसी चीज ही नहीं है। पहले जो बजट आता था वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी ना सोनिया जी के नेतृत्व में, वो ड्राफ्ट करके देती थी और वित्त मंत्री के पास पहुंचता था। इस बार उसमें कहीं ना कहीं सोशल पॉइंट आ जाता था एक दो, इसमें तो एनएससी भी नहीं है, इनकी एडवाइजरी काउंसिल का भी कोई सुझाव नहीं माना, न ये अमीर के लिए है न गरीब के लिए है, ये न कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला है। अगर इस बजट पर बहुत खुश हैं तो इनको मुबारक हो, लेकिन मैं कह सकता हूं आपके सहयोगी भी खुश हैं, नीतीश जी बहुत खुश हैं, आपको बता दें नीतीश जी बहुत खुश हैं, अभी भरा भी नहीं था, हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बताइए नीतीश कुमार जी बहुत प्रसन्न हैं। नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं 21वें मिनट में शामिल हुआ हूं मुख्य विपक्षी दल के नाते आपके डिबेट में, इसलिए मुझे 1.5 मिनट, मुझे 1 मिनट तो बोलने दीजिएगा ना। 21वें मिनट में मैं शामिल हुआ हूं, मैं घड़ी देख रहा था, अच्छा था कि मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं दिन भर पार्टी की मीटिंग छोड़ के आपके चैनल पे आया हूं। अरे आप लोग तो देर रात तक काम करने वाले लोग हैं। कि एक जख्म दिया इन्होंने रेल बजट का, दूसरा दिया इन्होंने मेन बजट का, आज तीसरा 1 रुपए 40 पैसे पेट्रोल में आग लगा दी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लोगों को आम आदमी से डर लगता है कि नहीं। इस बजट से जो आम आदमी गुस्से में है, उस गुस्से का अंदाजा है कि नहीं। रावत साहब तो जमीनी आदमी है, ये तो कोई हवा के नेता नहीं है, ये जाएंगे जमीन पर जब, तो वहां पर लोग सवाल करेंगे, इनसे घर में भी सवाल हुए होंगे। लेकिन अगर आप बजट ऐसा देंगे तो देश में कोई खुश नहीं है, न उद्योगपति खुश है, न आम आदमी खुश है, न बीपीएल के एपीएल वाला खुश है, न बीपीएल वाला खुश है। सिर्फ चिदम्बरम साहब और और तो कोई खुश है नहीं इनसे। ठीक है शाहनवाज जी, वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी काफी खुश हैं, साबिर अली बताएंगे, जो काफी दिनों से मांग कर रहे थे वो होता नजर आ रहा है। नालंदा की बात उन्होंने की है चिदम्बरम साहब। सवाल नालंदा का नहीं, सवाल बिहार का था, बिहार के पिछड़ापन का था और उसको विशेष राज्य दर्जा का। तो उनका संकेत बिहार के लिए और 10.5 करोड़ बिहारियों के लिए और इस देश के सब पिछड़े राज्यों के लिए ये शुभ संकेत है। तो जो अच्छी बात है उसकी सराहना की जाए, उन्होंने उसकी सराहना की, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं कर रहे। मैं पैनलिस्ट में और जितने लोग आए कि मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाके कोर इश्यू पे 2 बात कहना चाहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था का जो कलेक्शन है उस पर डिपेंड करती है और एक्सपेंडिचर। कलेक्शन और एक्सपेंडिचर में सबसे जो बड़ा मात्रा है वो आपका इनकम टैक्स से आता है और बैंकिंग है, और जो आयात और निर्यात है वो पेट्रोलियम पर है। आप आ जाइए कि पेट्रोलियम पदार्थ की जो इनकी 4 कंपनियां हैं, तकरीबन 5 साल से मैं लगातार उसके रिपोर्ट को देखता हूं, चूंकि उसके कमेटी में हूं। एटलीस्ट एवरी ईयर मैं दावे के साथ, दस्तावेज के साथ कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एटलीस्ट मिनिमम 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ इनके यहां लीकेजेस सीपेजेस में है। जो इनके मंत्री को चिट्ठी लिखो, इनको मशवरा दो, इनके कान तक जू नहीं रहते। आपको मैं बता दूं 3 चीज, एक रिलायंस है, यह इनके 3 कंपनियां हैं, ये सब एक आइटम जो इनकी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं नाफ्ता, इसके एक्सपोर्ट में 15,000 करोड़ का डिफरेंस है। सेम वही चीज कुर्ता वो भी बेचते हैं, नाफ्ता वो भी बेचते हैं, नाफ्ता ये भी बेचते हैं जो एक्सपोर्ट की जाती है पेट्रोलियम का। 15,000 का डिफरेंस पर एनम एक। इन्होंने 2 रिफाइनरी लगाई, इनके जो टाइम फिक्स किया उसमें एक कंपनी का सिर्फ आईओसीएल में 7,500 करोड़ का एस्केलेशन प्राइस आया, बीपीसीएल के पास 3,500 का, आईओसीएल में आग लगी इनकी लापरवाही से 5,500 करोड़ गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे तकरीबन 25,000 करोड़ हर साल इनके वजह से, इनके एफिशिएंसी जो अच्छी नहीं है उसके वजह से 25,000 करोड़ का लॉस है, उस पर ध्यान नहीं देते। बैंकिंग, आज इस देश का 60% लोग बैंक से जुड़े हुए नहीं है। हम लोग गांव से आते हैं
गांव से और हमारे प्रखंड की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, अगर छोटा किसान भी है, पैसा घर में रखता है, इनके पास न कोई रिस्ट्रक्चर का कोई प्रोग्राम है, न बैंकिंग बढ़ाने का कोई सिस्टम है। मैं उस कमेटी में भी हूं, मैंने डायरेक्ट फाइनेंस, मैं फाइनेंस, हाँ, कोर इश्यूज आपने बताया, ठीक है, बेसिक ये समझ में आ गया मुझे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जेडीयू और नीतीश कुमार क्या दोनों अलग अलग सोच रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हाँ हम खुश हैं। नहीं, मैं तो जो उन्होंने जिस बात की उस पर हम भी कह रहे हैं कि जो इन्होंने 10.5 करोड़ बिहारियों के लिए जो एक नई दिशा दिखने लगी है, जो नई चिराग के लिए, या नीतीश कुमार जी के लिए? नीतीश कुमार जी के लिए वो उस देश को, उस प्रदेश को नेतृत्व कर रहे हैं, उनका उसमें उनका मेहनत है, वो लगातार 2 साल से इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, दिन रात एक किया है, तो स्वाभाविक है कि खुशी होगी जहां का वो नेतृत्व करते हैं, जिस प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर हैं, और उस प्रदेश को देख रहे हैं कि अभी किरण दिखाई देने लगी है कि वो प्रदेश और तरक्की आगे करेगी, तो स्वाभाविक है कि उसकी सराहना की जानी चाहिए, और उन्होंने किया, तो इसमें क्या बुराई थी? ठीक है, चलिए, कोई बुराई नहीं है, आपको नहीं लग रहा है, लेकिन परंजू ये साफ तौर पर जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये है कि एक तरफ से ये कहना कि हमारा ये ग्रोथ मॉडल नहीं है, दूसरी तरफ बिहार का ग्रोथ मॉडल या जो भी स्पेशल स्टेटस की, बिहार का खैर फैक्टर बिल्कुल अलग है, इतना लो ग्रोथ तक इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं तारीफ कर रहा हूं चिदम्बरम जी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 172 था, वो 70 कर रहे, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मैं तो, ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी चीज नहीं है, ऐसे और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम है, मगर जो उन्होंने ठीक नहीं किया उसके बारे में मैं खुद कहना चाहता हूं। देखिए, खाद्य सुरक्षा के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि इस साल आपका खर्चा हुआ 90,000, ठीक है, आने वाले साल में आप कह रहे हैं 85,000, और फिर बोल रहे आप 10,000 करोड़ ज्यादा हम दे रहे, तो मतलब 5,000 करोड़ कम हो रहे। आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर आपका जो सब्सिडी है वो 32,000 करोड़ कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या डीजल की कीमत बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं कि खाद के ऊपर जो आप सब्सिडी दे रहे हैं वो जहां था वही रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? किसान को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा खाद के ऊपर। मेरा कहना बहुत साफ है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को जो छूट दिया, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेस फॉरगॉन, 5,70,000 से ऊपर आपका वित्त घाटा खत्म हो जाता है अगर ये छूट आप नहीं देते हैं। तो आप दिखाने जाते हैं कि हम जो अमीर लोग हैं उसके ऊपर कर लगा रहे, कितने लोग के ऊपर? 42,800 करोड़, 800, ठीक है, कितना बढ़ाया आपने? 3% बढ़ाया। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। भारतवर्ष में कितने लोग आयकर देते हैं? 120 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 3 करोड़ लोग आयकर देते हैं। आप और लोगों से आयकर लीजिए। आप जो सेवा कर के ऊपर दिखा रहे हैं, आप इनको तो जो कर नहीं दिया, हम बोला कि इनके पीछे हम नहीं भागेंगे, हम निवेदन कर रहे हैं, आप आके आप टैक्स दे दीजिए, आपको हम इसके ऊपर जो सजा है हम सजा नहीं देंगे। आप बी गुड बॉयज, कम बैक एंड पे योर सर्विस टैक्स। एक तरह से जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम है वही हुआ। आपने आयकर नहीं दिया, कुछ दिनों के बाद आपको हम एक स्कीम बना देंगे, तो आप आइए, बस खत्म हो जाएगा कहानी। मेरा कहना है, देखिए, चिदम्बरम जी जो, और मैं हरीश रावत जी से भी बहुत नम्रता से कह रहा हूं, हरीश रावत जी बहुत सारे अर्थशास्त्री है, आप उनकी बात भी सुनिए, जो आज खरी आलोचना किया बजट की। वो कह रहे कि जिस समय आपका सकल घरेलू उत्पाद नहीं बढ़ रहा है, जिस समय अंतरराष्ट्रीय पूरा एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहे हैं, चिदम्बरम जी जो असम्पशन का है कि हमारा कर बढ़ेगा, हमारा टैक्सेस बढ़ेगा, हमारा घाटा कम हो जाएगा, नहीं होने वाले हैं जी। और यही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो हमारा रेटिंग कम नहीं करेंगे, इसके लिए हम वित्तीय घाटा कम कर रहे हैं। केलकर जी ने कहा 5.2% होना चाहिए जी, और कौन कह रहे हैं? ठीक है, कुलदीप जी से जानना चाहेंगे, सारे देश जो घाटा बढ़ रहे भी बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, डायरेक्ट कैश बेनिफिट की भी बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी बिल की भी बात हो रही है, लेकिन आपने जो बोला कि हर महीने या हर वक्त एक स्पीडी डिसीजन लेना होगा, क्या इन सब चीजों के लिए भी काफी टाइम है? नहीं, देखिए, काफी देर लगती है, क्योंकि अगर ये वाला बजट आप 1 या 2 या 3 साल पहले देखते, हाँ, तो एक मैसेज, थोड़ा एक इंप्लीमेंटेशन की जरूरत, एक अच्छा मैसेज जाता है उससे।
लेकिन अभी क्या है कि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है और आप एक भरोसे के ऊपर चल रहे हैं, कंजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं। अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी तो आपके रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो आप खर्चा कहां से करेंगे? क्या आप उधार लेके लोगों पे खर्च करेंगे? कैसे करेंगे? अगर आप उद्योगों पर भी दिए जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस जैसे दिया कि अगर आप 100 करोड़ से ऊपर करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको उसका मिलेगा, टैक्स की छूट मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन क्या उद्योगों के पास इतना पैसा है कि वो खर्च करें? अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये छूट क्यों नहीं दिया? तो वो तो ज्यादा रोजगार मैं वही देते। कहना चाह रही थी कि जब आपने दिया है 100 करोड़ के ऊपर का, तो स्मॉल स्केल वालों को क्यों नहीं दिया? जिन लोगों को जो कर सकते थे, जिनको आप बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिन लोगों को ला सकते हैं इकोनॉमी में, उन लोगों को और आप इनकरेजमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा दिमाग इस बात पर लगा हुआ है कि रेटिंग हमारी ठीक हो जाए तो बाहर से जो पैसा आ रहा है, खासतौर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर जो जोर है, उसकी वजह से पूरा उल्टा पलटी इस समय हुई है। लेकिन मैं महिला वाले पे सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी, चूंकि मैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस समय देखिए जो सबसे बड़ी मुसीबत आम महिला की है वो महंगाई है, और जो बजट है वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कितना रोक पाएगा, ये इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए किसी भी सरकार का। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर चूल्हा चौका जाम होगा। ठीक है रावत जी, आपसे यही चीज जो है आम आदमी वो यही समझना चाहता है कि उसके हाथ में क्या आया और उसको क्या खर्च करना होगा। एक जो महंगाई का मुद्दा जो बार बार रंजना जी कह रही है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे पहले लोग जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि और क्या उनकी जेब से जा रहा है। ऐसे में जब ये कहा जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर ही सारा ध्यान रहा और हमारे जो बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, इसको किस तरह से आप डिफेंड करेंगे? जी देखिए, पहली बात तो जो मैं रंजना जी ने कही, महंगाई और विशेष तौर पर जो खाद्य पदार्थों में महंगाई है और उसको नियंत्रित करना हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए सप्लाई साइड के जितने कंस्ट्रेंट हैं उनको दूर करने का माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के जरिए प्रयास किया है। और उससे आम आदमी के ऊपर भार जो पड़ रहा है इस समय, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अन्य सुरक्षा का कानून लाने की बात कही गई। और उसके और भी उद्देश्य हैं, मगर एक उद्देश्य उसके पीछे ये भी है ताकि सस्ता गेहूं, सस्ता चावल दे करके जो भार उस पर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। और इसीलिए जो कैश डायरेक्ट सब्सिडी की जो आपका पैसा आपके हाथ वाला हमारी योजना हमने लागू की है, तो उसके पीछे भी मकसद ये है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको जो छूटें दी जा रही हैं, जो वो पैसा उस तक पहुंच जाए और उसमें जो बीच में सिस्टम में बर्बाद हो जा रहा है वो पैसा बर्बाद न हो पाए। देखिए, महंगाई को मॉडरेट करना बहुत आवश्यक है ताकि हम ग्रोथ की तरफ अपने अर्थव्यवस्था को लेकर के जा सके। और उस दिशा में फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए, चाहे हमारा फिजिकल डेफिसिट हो चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, उन दोनों के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ कदम उठाए हैं। और आवश्यक है कि हम हर तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए वातावरण पैदा करें। हमने कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को देख करके अपना बजट बनाने का काम किया है, लेकिन कोई आज की दुनिया में ये नहीं कह सकता कि वो रेटिंग एजेंसीज माने नहीं रखती हैं। जब और ऐसी स्थिति में जब आप बाहर का पैसा लाना चाहते हैं, उसको अपने देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने देश के इन्वेस्टर के मन में भी कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि आप आर्थिक सुधारों की तरफ दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, इसका संदेश दें। और वित्त मंत्री ये संदेश देने में सफल रहे हैं। वो ये कहने में सफल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत को, आर्थिक जगत को। जी, शाहनवाज जी से जरा उनका रिएक्शन ले लें। हम घाटे को नियंत्रण में रखेंगे, हम अनियंत्रित सब्सिडीज की तरफ को नहीं जाएंगे, और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए भी पैसा जुटाएंगे, संसाधन जुटाएंगे। साथ साथ जो हमारे सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल सेक्टर की जो स्पेंडिंग है, उसके लिए भी हम आवश्यक प्रोविजन करेंगे। एक मिनट, शाहनवाज जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। हाँ ठीक है। देखिए, रावत साहब जो कह रहे हैं, जो बातें वित्त मंत्री ने नहीं कही वो भी रावत साहब कह रहे हैं।
उन्होंने तो वित्त मंत्री ने खुद ही कहा कि हम एफडीआई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। 3 तरीके बताए उन्होंने कि कैसे भारत की इकोनॉमी अच्छी होगी। देसी फॉर्मूला नहीं बताया है, सारा डिपेंड वो अपने आप को उन्होंने विदेशी फॉर्मूले पे कर दिया। एफडीआई लाने के यानी एफडीआई को ऐसी दवा बना देना चाहते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी देश के अंदर एफडीआई का माहौल बनाने के लिए बजट लाया गया है। जो ये तो हजूर आलम कभी रेटिंग एजेंसी प्यारी दवा लगती करने थी। के लिए बजट बनाया गया है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने ये बजट बनाया है, आपकी रेटिंग देश में गिर गई है। विदेशी रेटिंग एजेंसी में अपनी रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देश में जो वोट का रेट है वो आपका गिर जाएगा, इस बात को समझ जाइए। दूसरा जो प्रांजल गुहा ठाकुर जी ने कहा कि आपने 5 लाख करोड़ दे दिया कॉर्पोरेट को, 5 लाख करोड़, और गरीब के मुंह से निवाला छीन रहे हैं, सब्सिडी हटा रहे हैं। मैं 1.5 सेकंड ले सकता हूँ? पहले बिल्कुल रावत जी बोलिए। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। आज कांग्रेस का हाथ आम आदमी के गर्दन पे चला गया है। शाहनवाज जी, आपकी बात में जवाब देना चाहते हैं रावत जी? कॉर्पोरेट के मेरे 1.5 सेकंड के जवाब में इनको 1.5 मिनट दे दीजिएगा आप। हाँ, जरूर। आम आदमी की बात वक्त होगा तो जरूर दे देंगे। आपके लिए भाषण में है, जवाब सुन लीजिए, मुझे आम ब्रेक पे आदमी की जाना बात है। भाषण में है, लेकिन शाहनवाज जी, आम जवाब आदमी सुन से लीजिए, ब्रेक पे कोई जाना है लेना मुझे। देना आपको नहीं है, ये हाँ, बजट ने ठीक है। साबित किया है। शाहनवाज जी, एक बिल्कुल संक्षिप्त में रावत जी। जी, एक तो पहली बात यह है, जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसको इन्होंने कहा कि हमने सब मर्जू की दवा बताया है, कभी ये दवा इन्होंने ही इजाद की थी और इनको ये बड़ी प्यारी दवा लगती थी और इसको ये घटाघट पीने के लिए तैयार थे जब इनकी सरकार थी, एनडीए की। और दूसरी हम लोगों ने कभी नहीं दूसरी कहा। बात और दूसरी बात यह है, जो अभी हमारे दोस्त ने कहा कि साहब देखिए आपकी रेटिंग जनता में घट जाएगी, तो महाराज फिर शहर के अंदेशे में आप क्यों दुबले हो रहे हैं? ठीक है, आपको ब्रेक तो लेना खुश होना बहुत चाहिए। जरूरी है। हम आगे और आज भाजपा में ये भाजपा में आज मायूसी क्यों है? देसी दवाई दे रहे हैं, मायूसी केवल इसलिए है कि वित्त मंत्री देश को भी और ब्रेक ले रहे हैं। Prime time. बजट से कौन खुश हुआ ये तो अभी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हरीश रावत जी हालांकि थोड़े बहुत खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नाराज ही नजर आ रहे हैं। नरेगा की बात बार बार सामने आ रही है। आपको बता दें कि 29 फरवरी 2008 को चिदम्बरम ने जब नरेगा के बारे में बोला था, कहा था कि बहुत 2 साल हो चुके थे उस वक्त ये सारा कुछ चलते हुए, और कहा था कि रूरल वेजेस ऊपर चले गए हैं और काफी कुछ हो गया। लेकिन तब भी बाद में 60,000 करोड़ का लोन वेवर था जो चुनाव में काम आया था, और ये लोन वेवर फार्मर्स के लिए था, किसानों के लिए था। सबसे ज्यादा यही इसका ही असर हुआ था। एक चीज जो आपसे हम रावत जी जानना चाहेंगे कि इस बार जब आपका कोई भी मंत्री, आपका कोई भी सांसद जब जाएगा वोटर के पास, तो क्या कहेगा, क्या बता के वोट मांगेगा कि क्या आपके लिए हमने फौरी तौर पर क्या किया? क्योंकि बजट के बाद जहां से भी जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो लोग नाराज ही दिख रहे हैं। बढ़ाई है और क्या। देखिए, महंगाई के पूरा देश इस बात को जानता है कि दुनिया में इस समय कितनी विषम आर्थिक स्थिति है, और यूरोप की मंदी ने कई अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया की इस समय दूसरी या तीसरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ी कठिनाई इस समय बढ़ी है। मगर जानते हैं लोग कि एनडीए के समय में $30 प्रति बैरल यदि तेल मिलता था, पेट्रोल डीजल मिलता था, तो आज वही हमको $125 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। जी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपकी बात। एक मिनट। हाँ, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा मुझको शहनवाज साहब की खिदमत में भी तो अर्ज करने दीजिए ना। लोग चाहते हैं आज क्या हो रहा है, ये जवाब दीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, और हमने बड़ी कोशिशों के बाद महंगाई को थोड़ा नियंत्रण में लाए हैं, उसको और नीचे लाएंगे, और जो
जो अन्न आप सुरक्षा महंगाई का को और कानून नीचे हम लाएंगे, बनाने लेकिन जा रहे आपने हैं, मेरे सवाल का जो जवाब हम- नहीं दिया। ठीक है, जी मैं कह रहा हूं ना, आप सुन लीजिए ना मेरे जवाब हाँ, को। शॉर्ट जो में हम चाहिए, अन्न हाँ। सुरक्षा का कानून बनाने जा रहे हैं, हाँ। जिसके लिए वित्त मंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जो ऑलरेडी प्रोविजन है उसके ऊपर, और ये रावत कहा है जी, कि इसके लिए धन की कमी नहीं 28 आने दी वर्ष जाएगी, बीत गए इस देश का और सबसे उसके अलावा बड़ा जो तेल कंपनी डायरेक्ट कैश ONGC है, ट्रांसफर, इस देश जो का सबसे डायरेक्ट बड़ा कैश तेल कंपनी ट्रांसफर की हमारी ONGC स्कीम 28 है, साल में आज तक कोई वो नहीं हमारे बड़ा, लिए, वो उसने हमारे तेल लिए, शोध का हमारे कोई लिए शोध किया, की बात उसके बड़ी कर बाद रहे हैं। हमारी रिलायंस लोग, आई इस आम देश में, आदमी को, जो इस देश का सबसे आम बड़ा आदमी कंपनी के हो लिए गया, बड़ी आपने बड़ी चार पहल है, कंपनियों के और उन ऐसे पहल बड़े को कंपनियों इस देश का आम ये आदमी किसका दोष है? सराहेगा। 67 साल में 57 साल आपने हुकूमत की, और ये बता दीजिए जी, 28 मुझे साल लग रहा है में कि ONGC कुछ जैसी बातें- कंपनी एक कुछ भी बातें शोध नहीं मैंने किया। सही कर दी 300 ताकि आपने आपने उसमें आपने बेचैन हो रहे हैं। जमीन दी नहीं, आप शोध दोनों के को लिए आप रोकना चाहेंगे, शाहनवाज आप जी। इतने लोग मुझसे शाहनवाज जी, सवाल कर रहे हैं, वक्त बहुत मैं कम है, इस शाहनवाज शांति जी, से आपकी आपकी आखिरी बात का कमेंट। जवाब दे रहा हूं। एक मिनट मुझे महाराज बोलने जनता का अपना मौका हाथ मिले तो में बोलो। रावत जी, एक सवालों मिनट, को शाहनवाज सुनने जी का। आखिरी कमेंट आपसे, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहेंगे। आप जरा जवाब सुनने का हाजमा तो बढ़ाइए ना। रावत जी, एक नहीं, ये मिनट, देखिए, हाँ, कांग्रेस शाहनवाज जी के जो आपकी बात लोग का जवाब हैं, देना चाहते हैं। रावत साहब हमारे पास धन्यवाद। पता नहीं कांग्रेस के लोगों का नहीं मैं ये कह रहा हूँ रावत जी, 58 years है, शाहनवाज जी, मैं बात कह रहा हूँ सुनिए, कि बात रावत सुनिए साहब दीजिए। ये कह रहे शाहनवाज जी, हैं, हाँ। ये भी संगत रावत में साहब, अपने रावत साहब, आप एक मिनट, जा रहे हैं। रावत रावत साहब, साहब, एक मिनट, मैं हाँ, वो इतने शाहनवाज हल्ले जी, में बोलता हाँ। नहीं हूँ, कदम नहीं शाहनवाज जी, बोलिए। मैं संयम से बहस करता हूँ। बिल्कुल, मैं बोलिए। आपको बता रहा हूँ हाँ। कि जानता हूं कांग्रेस के मैं। लोग ठीक है, कैश तारीफ की कर बात रहा बड़ी था अभी। करते हैं। हाँ। हम जानते हैं कि कैश से कांग्रेस का रिश्ता बड़ा अच्छा है। कैश ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर, ये अरे जो ये कैश उतना ही कह रहा है स्कैम जितना- हुआ है उसको लोग जितना याद रखते हैं। आपका कैश है, जितना ट्रांसफर आपको को लोग याद सांसद नहीं पकड़े गए थे रखेंगे। कैश वाले। हाँ, और दूसरी या बात, तो विषय से दूसरे के बात एवज में रखिए, कैश आप देने कह के रहे लिए हैं आपके कि सांसद पकड़े उपलब्धि गए क्या थे। है कि हाँ। फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे। हाँ। उपलब्धि क्या है? कैश ट्रांसफर करेंगे। अरे कैश ट्रांसफर करेंगे और लोगों के जेब से कैश निकाल लिया है आपने, महंगाई डीजल का बढ़ा के, पेट्रोल का बढ़ा के, भ्रष्टाचार करके, तो लोग ठीक है। आपके कैश ट्रांसफर पर भी भरोसा नहीं करेंगे। कैश ट्रांसफर आपका का नहीं शायद है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब है, टैक्स परंतु पेयर का हाँ, पैसा आप दे सवाल रहे नहीं हैं, था, लाख तो लास्ट लोग कमेंट आपको ये आपसे जानना चाहेंगे, चाहेंगे ये हाँ, भारत शाहनवाज जी, एक मिनट, वक्त महंगाई बिल्कुल क्यों नहीं बचा बढ़ी, हमारे पास, परंतु आखिर हाँ। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? भारत आम देश आदमी के क्यों इतिहास परेशान है? में पहला आज बार देश के हमारे अंदर देश के आम आदमी उद्योगपति के लिए विदेश आपने में क्या ज्यादा किया, निवेश ये कर रहे देश को हैं कि बताना हम पड़ेगा। विदेशी और ये निवेशक हमारे बताने देश में में जिससे पूरी तरह उससे से आप ज्यादा हमारे कामयाब देश के रहे हैं। निवेशक देश के विदेश लोग में कभी भी आपको निवेश कर रहे हैं। वो लोग बहुराष्ट्र संस्था बन गया, तो हमारे देश में अगर हमारे उद्योगपति, हमारे पूंजीपति निवेश नहीं करेंगे, रोजगार कैसे बनेंगे जी? आप रोजगार के बारे में कहते हैं, आप डीजल का कीमत बढ़ा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप महंगाई के ऊपर अंकुश लगा पाएंगे, ये कैसे हो सकता है? अनीता रंजना जी, जी, नहीं, निश्चित तौर पर ये स्पष्ट है कि अभी आप पेट्रोल दूसरे बढ़ा देश दिया, से अभी इन्वेस्टमेंट, शाहनवाज जी, एक एक मिनट, रुपए हाँ, 40 आप पैसे विदेश तो आज से बढ़ा इन्वेस्टमेंट दिया। हिंदुस्तान लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान का उद्योगपति बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, इसके बावजूद कि दुनिया की इकोनॉमी इस समय हिली हुई है, उसके बावजूद हमारे, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी बन रहे हैं हमारे देश के उद्योगपति, लेकिन मैं हरीश रावत जी से सिर्फ 3 बातें कहना चाहती हूँ बहुत संक्षेप में। ना तो महंगाई की सबसे बड़ी मार महिला और लड़की, बच्ची पे पड़ती है। दूसरी चीज यह है कि आपने कहीं भी, जो आप बार बार कहते हैं राजनीतिक, आज महिलाएं अगर संसद में बैठी होती, 33% आरक्षण मिल गया होता तो आपको ऐसा बजट हम लोग नहीं पास करने दिए होते, लेकिन हो नहीं रहा है। जो तीनों बातें इन्होंने कही, अब आप बताइए, जो तमाम सर्व शिक्षा अभियान चला और आज भी हर तीसरी बच्ची स्कूल के बाहर है, स्कूल में उसका दाखिला ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो योजनाएं चलेंगी अगर उनको विशेष रूप से महिलाओं तक पहुंचाने की, जेंडर बजट की बात बार बार कहते हैं वित्त मंत्री, आज तक उन्होंने जेंडर ऑडिट कराया? उन्होंने देखा कि जो पैसा वो देते हैं, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो, डायरेक्ट बेनिफिट वाला हो या 30-40% वाला हो, क्या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि महिलाओं को क्या लाभ मिल रहा है इसका? ठीक है, तो कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सबकी बात सुनी, A to Z सबकी बात सुनी, आप पहले भी बोल रहे थे कि शायद बहुत कठिन रहा होगा ये बजट बनाना, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, आज भी जो एनालिसिस लगातार पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट जो दे रहे हैं, उसमें है कि बहुत ही मुश्किल था और शायद यही वजह है कि कोई भी खुश नहीं है। एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी शायद ज्यादा है कि चिदम्बरम से उम्मीदें लोगों को ज्यादा होती है, शायद कोई और अगर बजट प्रेजेंट करता तो उम्मीदें थोड़ी कम होती, उम्मीदें ज्यादा थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं झटका लगा। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में जो आरोप हर तरफ से लग रहे हैं कि ना आम आदमी को कुछ मिला है, ना इंडस्ट्री को कुछ मिला है, ना मिडिल क्लास को, ना किसान को, ना महिलाओं को, हर जगह से जो एक फेलियर रिपोर्ट आ रहा है, ये कितना फेयर है?
अन्ना कांग्रेस को वोट मिलने वाला है इसमें। हाँ, शाहनवाज जी कह रहे हैं कि वोट भी नहीं मिलेगा, इनको पहले से पता हो गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए मैं मतलब कांग्रेस मैं को भी कमेंट कुछ नहीं नहीं कर मिला सकता है हूँ, लेकिन हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि आपको $8 चाहिए, आप आज भी ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इसका जो इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट है उसको आप बढ़ाना होगा। लेकिन अगर आप ये भी देखें जो टैक्स में जो प्रावधान आए हैं, शायद FIR भी उससे खुश नहीं है। नहीं, लेकिन किस कॉस्ट पे बढ़ाना हो? क्या आपके जो लोग हैं, क्या उनके कॉस्ट पे आपको ये बढ़ाना हो? क्योंकि आज जब हम देख रहे हैं तो किसान भी रो रहे हैं, जो आम आदमी है वो भी रो रहा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है। देखिए इसमें इसका मैं 2-3 भाग में जवाब देना चाहूंगा। जहां तक कि आम आदमी की आप बात करेंगे, हाँ। निश्चित रूप से उनको थोड़ी छूट देनी चाहिए थी, जैसे कि जो इन्फ्लेशन का उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ। इसके अलावा आपको अपना टैक्स पे बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर आप बढ़ाइए। आपके पास अब टैक्स अथॉरिटीज के पास भी इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। 20 लाख से ऊपर केवल 4.8 लाख लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए आपके पास बेस बढ़ाना होगा। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। हाँ। आपके पास गोल्ड इतना है, टोटल वर्ल्ड का 11% गोल्ड इंडिया में ही है, करीब $915 बिलियन ऑफ गोल्ड इज इन इंडिया। अगर आप वेल्थ और जो गोल्ड के ऊपर है वेल्थ टैक्स लगता है, आपकी वेल्थ टैक्स की कलेक्शन कितनी है? मुश्किल से 900 करोड़ है। अगर आप जब तक कि आप ये या काला धन की आप जो बात करें उसको आप कैसे इस इकोनॉमी में वापस लेके आ सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सब समस्याओं का जो हल है, आप ग्रोथ करिए, पैसा आप उससे ज्यादा टैक्स अपने रिसोर्सेज जुटाइए और उसको आप जिनको जरूरत है उनके ऊपर आप खर्च कीजिए। आप फूड सिक्योरिटी भी लाइए, सब कुछ लाइए आप। हाँ। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है और यहाँ पर ये चर्चा खत्म करनी होगी, लेकिन साफ है कि अभी जो चर्चा है इस बहस से छिड़ी है और जो समस्याएं जो सामने नजर आ रही हैं वो कहीं से खत्म नहीं हुआ है और रास्ता बड़ा लंबा है। देखना होगा कि किस तरह से हम और आप इसे तय कर पाते हैं। हमारे सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।